तो चलिए आज बात करते हैं हनुमान जी के एक बिल्कुल नए अवतार की। एक ऐसा अवतार जो उनकी प्राचीन कहानियों को आज की दुनिया से जोड़ता है। ये पूरी चर्चा बागेश्वर धाम सरकार की एक समकालीन व्याख्या पर आधारित है, जो हनुमान जी को एक मल्टी टैलेंटेड हीरो के तौर पर देखती है। अब सवाल ये है, और ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, क्या हनुमान जी, जिन्हें हम भक्ति और शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजते हैं, असल में दुनिया के पहले सुपर स्पाई, टॉप सर्जन और मार्केटिंग गुरु थे? ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो ये जो नया नजरिया है ना, ये दरअसल हनुमान जी की पुरानी कहानियों को आज के प्रोफेशंस, आज के स्किल्स के चश्मे से देखने की एक कोशिश है। ये देखने का प्रयास है कि उनकी कथाएं आज के प्रोफेशनल्स के लिए कितनी रेलेवेंट हो सकती हैं। अब आप सोचेंगे कि ये आइडिया आया कहाँ से, तो इसकी जड़ें हनुमान चालीसा की एक बहुत जानी पहचानी चौपाई में है, हनुमत से ही सर्व सुख करई। जब इस पर विचार किया गया तो ये बात सामने आई कि सर्व सुख में आज के ज़माने की प्रोफेशनल सक्सेस भी तो शामिल है, और बस यहीं से मल्टी टैलेंटेड हनुमान का कॉन्सेप्ट निकला। चलिए अब ज़रा कुछ खास एग्जाम्पल्स देखते हैं जो इस मल्टी टैलेंटेड कॉन्सेप्ट को और मजबूत करते हैं। देखते हैं कि कैसे हनुमान जी के काम आज की नौकरियों से जुड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिटेक्टिव की। सोचिए, जब माता सीता का अपहरण हुआ तो वो हनुमान जी ही थे जिन्होंने समुद्र पार किया, पूरी लंका छान मारी और उनका पता लगा लिया। इस नज़रिए से देखें तो वो दुनिया के पहले जासूस थे जिन्होंने एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस सॉल्व किया। और अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बड़ा ही दिलचस्प है। जब राक्षसी सुरसा ने अपना मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, उसके मुंह में गए और बाहर आ गए। इसे अगर आज की मेडिकल भाषा में देखें तो ये पहली एंडोस्कोपी जैसा ही था, जहां शरीर के अंदर जाकर बिना कोई नुकसान पहुंचाए बाहर आ गए। डिप्लोमेसी की बात करें तो हनुमान जी ने लंका में, जो कि एक विदेशी जमीन थी, विभीषण से हाथ मिलाकर पहली फॉरेन ट्रीटी या कह लें कि विदेशी संधि की। मतलब दुश्मन के घर में जाकर उसी के भाई को अपने साथ मिला लिया। यह बेहतरीन डिप्लोमेटिक स्किल का सबूत है। अब आते हैं हनुमान जी के दो सबसे कमाल के स्किल्स पर, मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसिंग। चलिए देखते हैं कि कैसे उनके दो काम उन्हें आज के जमाने का मार्केटिंग गुरु साबित करते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये कितना बढ़िया तरीके से समझाती है कि कैसे हनुमान जी ने एक जीरो बजट मार्केटिंग कैंपेन चलाया। सोचिए जरा, तेल रावण का, बाती रावण की, लंका रावण की, और आग भी रावण ने ही लगवाई। पर एडवर्टाइजमेंट किसका हुआ? श्री राम की कंपनी का। ये तो मतलब कॉम्पिटिटर के ही रिसोर्स इस्तेमाल करके अपने ब्रांड को प्रमोट करने का क्लासिक केस है। हनुमान जी एक जबरदस्त इन्फ्लुएंसर भी थे। जब वो विभीषण से मिले तो उन्होंने जो पिच दी ना, उसे कोई मना ही नहीं कर सकता था। उन्होंने विभीषण को साफ साफ समझाया कि रावण के साथ रहकर तो वो पार्षद भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन राम की पार्टी में आते ही उनका राजा बनना तय है। एक तरफ अधर्म और पक्की हार, दूसरी तरफ धर्म और गारंटीड जीत। जाहिर है विभीषण मान गए। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी मॉडर्न कहानी का, इस नई व्याख्या का मकसद क्या है? ये आज की पीढ़ी के लिए जरूरी क्यों है? इसका जवाब छिपा है इत्र की फिलॉसफी में। देखिए, जैसे ढेर सारे फूलों को निचोड़कर इत्र की एक छोटी सी शीशी बनती है ना, ठीक वैसे ही ये नजरिया कई बड़े बड़े ग्रंथों के ज्ञान को एक सिंपल, आसान फॉर्मेट में पेश करता है, खासकर उन युवाओं के लिए जिनका अटेंशन स्पैन आज की तेज दुनिया में थोड़ा कम हो गया है। और ये इत्र सिर्फ कहानियों का निचोड़ नहीं है, ये तो एक पूरी गाइड बुक है। समझिए, इसमें हनुमान जी के 11 रूपों का रहस्य, उनके पसंदीदा भोग, शक्तिशाली साबर मंत्र और आज के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशल गाइडेंस भी है। यहाँ तक कि उन 21 पवित्र जगहों के बारे में भी बताया गया है जहाँ उनकी ऊर्जा आज भी महसूस की जा सकती है। इन सारी मॉडर्न बातों के बाद अब जरा इसके सबसे गहरे मैसेज पर आते हैं। ये सब कुछ हमें भक्ति के असली मतलब के बारे में क्या सिखाता है? बागेश्वर धाम सरकार की एक बात यहाँ बहुत मायने रखती है। वो कहते हैं, भक्ति जताने या बताने का विषय नहीं है, ये जगाने का विषय है। मतलब साफ है, सच्ची भक्ति दिखावे की चीज नहीं, ये एक पर्सनल अंदरूनी जागृति है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है हवा का उदाहरण। हवा के बारे में कोई बताता नहीं फिरता, उसे तो बस महसूस किया जाता है। ठीक उसी तरह सच्ची भक्ति एक एहसास है, एक अनुभव है। इसे जताने या बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बस अंदर से महसूस होती है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
अगर हनुमान जी की कहानी को इस तरह से देखा जा सकता है, तो हमारी दूसरी प्राचीन कहानियों में आज की जिंदगी के लिए और कौन-कौन से छिपे हुए मतलब और प्रेरणाएं हो सकती हैं, ये सोचने वाली बात है।